Assalamu alaikum. Welcome back to CCSK course from Urdu IT Academy. This is lecture number 15 and we are discussing domain 10, which is application security. We have already discussed some part of this domain in the previous lecture, so we will continue from there. पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में. यह है पार्ट 2. The objective of this lecture 15 or objective of part 2 of this application security domain will be we will see what is waterfall and agile uh, software development methodology. Then we will discuss about DevOps. Then we will try to understand CI/CD pipeline. Then we will see what is the difference or what is the buzz around DevSecOps versus SecDevOps, and then few questions based on this domain, that is application security. So let us talk about waterfall versus agile. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट होता है. जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, आप कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स या ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट मिलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ये सब उसका पार्ट है. ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उसी में हम डिस्कस करते हैं. और जो ट्रेडिशनल हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हुआ करता था, वो होता था वाटरफॉल मॉडल. मोस्टली वी यूज वाटरफॉल मॉडल. वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था कि रिक्वायरमेंट की गैदरिंग, आप जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है about the different phases of SDLC. Here we can also see like requirement gathering, then design, development, testing, and deployment. ये सब आप पहले एक रिक्वायरमेंट ले लेते थे, उसको डिज़ाइन करते थे, उसका फिर डेवलपमेंट होता था यानी कोडिंग, फिर उस पूरे मुकम्मल सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग, फिर उसका डिप्लॉयमेंट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता था, एक कंप्लीट पैकेज, एक सॉफ्टवेयर का एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट ली गई, कंप्लीट रिक्वायरमेंट की का डेवलपमेंट हुआ और उसकी डिलीवरी हुई. एजाइल में ऐसा नहीं होता. एजाइल में क्या होता है कि जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट होता है, जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में ब्रेक करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में तोड़ते हैं और फिर उस एक मॉड्यूल को ही एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर मानते हैं और मॉड्यूल वाइज सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं. अब देखिए, इन्होंने रिक्वायरमेंट लिया, उसकी डिज़ाइन की, डेवलप किया, टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, उसकी डिज़ाइन, उसका डेवलपमेंट, उसका टेस्टिंग, फिर उसकी डिप्लॉयमेंट. इस तरह करके आप देखेंगे ये आइट्रेशंस में ये फाइनल जो गोल है, फाइनल जो आउटकम है, फाइनल जो सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि मेरा सॉफ्टवेयर मुझे इस चीज़ों में कैपेबल होना चाहिए, मेरे सॉफ्टवेयर में ये सारे फंक्शनलिटीज़ होनी चाहिए. जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आपको डिप्लॉय होता है, वो सॉफ्टवेयर आपको डिलीवर्ड होता है टुकड़ों में, यानी कि स्मॉल स्मॉल सॉफ्टवेयर के चंक्स में. तो ये है वाटरफॉल वर्सेस अजाइल का डिफरेंस. वाटरफॉल और अजाइल में जो सबसे बड़ा ये है, वो है कि आज के डेट में आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत रैपिड हो गया है और इनफैक्ट दुनिया बहुत तेजी से चल रही है. सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी है. आई मीन पीपल कैन नॉट वेट फॉर लॉन्ग टाइम टू डिलीवर कंप्लीट प्रोजेक्ट, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर. तो क्या होता है कि मार्केट में आप अगर आप बोलेंगे कि ठीक है, किसी क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दी कि मैं ये सॉफ्टवेयर आपको मुझे ये इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे सॉफ्टवेयर में या मेरे एप्लीकेशन में मुझे ये रिक्वायरमेंट है, ये फैसिलिटीज़, ये फंक्शनलिटीज़ चाहिए बेसिकली. तो आप बोलेंगे ठीक है, मैंने आपकी आपकी रिक्वायरमेंट लिख ली है, मैं आपको 2 साल के बाद ये सॉफ्टवेयर डेवलप करके डिलीवर करूँगा. तो आपका जो कस्टमर है वो 2 साल रुकने नहीं जा रहा है. लेकिन अगर आप कस्टमर को बोलेंगे कि ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं मॉड्यूल्स में ब्रेक करता हूँ, आपको ये फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, ये फंक्शनैलिटी चाहिए, ये फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, पहले मैं आपको ये डेवलप करके देता हूँ. पहले ये आप कस्टमर से आप पूछ सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले आप क्या चाहते हैं, और आप धीरे-धीरे पार्ट में कस्टमर को आप डिलीवर करते जाते हैं, तो कस्टमर को भी एक सब्र सा रहता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 साल में आपका पूरा सॉफ्टवेयर डिलीवर हो जाता है और एक तरीके से मैच्योर भी हो जाता है.
डेवॉप्स डेवॉप्स जो है ये अजाइल मेथोडोलॉजी आने के बाद ये डेवॉप्स का कंसेप्ट जो है वो काफी परवान पे चढ़ा। और डेवॉप्स है क्या? बेसिकली कोलैबोरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑन ऑपरेशन इज डेवॉप्स। DevOps is actually a mindset. It is a culture जिसके जरिए एप्लीकेशन की क्वालिटी, स्पीड और एप्लीकेशन डिलीवरी बेहतर की जा सकती है बहुत हद तक। DevOps ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन डिलीवरी और सर्विसेज को फास्ट करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से कस्टमर को सर्व कर पाती है और मार्केट में मजबूती के साथ compete कर पाती है। अब देखिए, आपने जो रिक्वायरमेंट ली कस्टमर की, उसको एक छोटे-छोटे मॉड्यूल में, छोटी-छोटी रिक्वायरमेंट में आपने उसको ब्रेक किया और एक रिक्वायरमेंट को आपने डेवलप करना शुरू किया और डिलीवर करना शुरू किया। और आपका हर एक रिक्वायरमेंट वो पूरे साइकिल को, डेवऑप्स के पूरे साइकिल को फॉलो करता है और एक तरीके से आप एक मिनी प्रोजेक्ट, एक मिनी सॉफ्टवेयर आप उसको डिलीवर करते हैं, फिर आप नेक्स्ट मॉड्यूल डिलीवर करते हैं, फिर आप नेक्स्ट मॉड्यूल डिलीवर करते हैं और फिर फाइनली आप सारे मॉड्यूल को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आप देखेंगे आपने कैसे होता है बिल्ड, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होता है, बिल्ड किया आपने सॉफ्टवेयर को, जो भी आपने कोडिंग करी बेसिकली, सॉरी, आप हाँ आपने आपने जो है कोडिंग की, कोडिंग करके उसको उसका बिल्ड तैयार किया, यानी सॉफ्टवेयर रेडी किया डिलीवर करने के लिए, बिल्ड को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जब बिल्ड कंप्लीट हो गया आपने उसको रिलीज किया, कस्टमर को रिलीज करके दे दिया, कस्टमर ने उसमें से उसको उसको मॉनिटर किया, अगर कुछ उसमें इश्यूज हैं तो फिर वो फीडबैक आपको आया, आपने फिर उस उस जो बग है या वो जो शॉर्टकमिंग्स है उसको आपने कैसे दूर करना है, उसको आपने प्लान किया और फिर वो उसी फेज से बिल्ड टेस्ट रिलीज के थ्रू फिर वापस वो एक बेसिकली एक साइकिल उसने पूरा कर दिया और आपको वो डिलीवर हुआ। देखिए आप यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, आपने प्लान किया, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट की कोडिंग की, कोड करके आपने बिल्ड किया, बिल्ड करके टेस्ट किया, टेस्ट करके रिलीज किया। अब यहाँ पे ये जो टीम है ना, प्लान से लेकर कोडिंग, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग तक ये डेवलपमेंट की टीम है। दूसरी तरफ ऑपरेशन की टीम है, उसको रिलीज करना, रिलीज करने के बाद डिप्लॉय करना, फिर ऑपरेट करना, मॉनिटर करना। ये दो टीमों का जो बेसिकली कोलैबोरेशन है ना, वो पहले नहीं हुआ करता था। एक टीम है जिसने रिक्वायरमेंट ली, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट वाटरफॉल मॉडल, और कोडर ने कोड किया, उसने डिलीवर कर दिया। जो भी ऑपरेशन टीम का काम है डिप्लॉय करना, ट्रबल शूटिंग करना, या इसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं। मुझे याद आ रहा है एक ज़माना ऑलमोस्ट 10 इयर्स बैक, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैं एक कंपनी के लिए काम किया करता था और वहाँ पर बेसिकली मेरा काम था डेटा सेंटर ऑपरेशन, उनके वेब सर्वर्स को मैनेज करना, उनको उन पे जो भी वेब सर्वर्स डिप्लॉय करना और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेसिकली मैनेज करना मेरा काम था। और एक तरफ डेवलपमेंट की टीम टीम थी जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती थी कस्टमर्स के लिए। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया और हमें एप्लीकेशन डेवलप किया और हमें दे दिया, मतलब हमारी टीम को या मेरी टीम को दे दिया और कहा कि भाई ये उस क्लाइंट के लिए डिप्लॉय कर दो। अब कई बार क्या होता था कि हम डिप्लॉय करने गए, अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसको IIS 7 पे या IIS 6 पे या अपाचे का कोई वर्जन है, इस पे आपको इसको डिप्लॉय करना है। हमने डिप्लॉय किया और एप्लीकेशन रन कर रही है, लेकिन उसमें कुछ बग आ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर से कि भाई ये बग क्यों आ रहा है? वो कह रहा है नहीं, बग नहीं है, मेरे जो टेस्ट सर्वर है उसमें बिल्कुल सही चल रहा है। होता क्या है, कोई प्लगइन है, कोई स्मॉल लाइब्रेरी है जिसकी रिक्वायरमेंट थी इनके एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर डेवलपर को वो लाइब्रेरी पता है, वो प्लगइन पता है, उन्होंने अपने टेस्ट इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करके रखा हुआ है और वो उस पे कोडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन बिल्कुल सही रन कर रही है। लेकिन जब वो मेरे पास आ रही है, मुझे उसका नॉलेज नहीं है या मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे तो ये है कि भाई मुझे इस एप्लीकेशन को, ये वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। मैंने वेब सर्वर रेडी किया, वेब सर्वर को रेडी करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर जो भी डिपेंडेंसीज है वो सब कुछ मैंने डिप्लॉय किया और मैंने उसके ऊपर वेब एप्लीकेशन को होस्ट कर दिया। लेकिन यही वेब एप्लीकेशन कुछ एरर्स दे रहा है, उसमें कुछ बग्स आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुझे उसको एक्सेस करने में, या उसकी कोई फंक्शनैलिटी, सपोज कीजिए आपने वेब एप्लीकेशन लाइव कर दिया, आप लॉगिन करते हैं एप्लीकेशन पर, कोई फंक्शन, कोई पेज
लोड नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ एरर आ रहा है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है किसी किसी तरह के प्लगइन की और मुझे पता नहीं है, तो वहाँ पे एक बड़ा गैप आ जाता था। मैं डेवलपर के पास जाऊँ, वो बोले नहीं जी मेरा काम नहीं है, मेरे यहाँ तो बिल्कुल सही चल रहा है, तुम देख लो। मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। तो उस हालत में क्या होता था, हमारे उसके बीच में कोलैबोरेशन नहीं होता था, यानी डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम के बीच में कोलैबोरेशन नहीं होता था। तो डेवऑप्स ने का जो कंसेप्ट आया ना, वो बेसिकली इसी कोलैबोरेशन को लेके आया। ये जो एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि डेवलपर क्या कर रहा है या ऑपरेशन टीम क्या कर रही है। कस्टमर को उसकी एप्लीकेशन चाहिए डिलीवर्ड। अगर उसकी एप्लीकेशन डिलीवर नहीं हो रही है, चाहे उसकी वजह जो भी हो, उसके नज़र में वो डिलीवरी नहीं है। उससे कंपनी का रिपुटेशन खराब हो रहा है, कंपनी का एम्प्लॉय मैं भी हूँ, पार्ट मैं भी हूँ, कंपनी का एम्प्लॉय और कंपनी का पार्ट डेवलपर्स भी है। तो एट द एंड ऑफ द डे सर्विस डिलीवरी खराब हो रही है। तो सर्विस डिलीवरी को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके लिए डेवऑप्स एक बहुत अच्छा कल्चर था, एक बहुत अच्छा माइंडसेट था। सवाल जैसा हमने डिस्कस किया, वाई डेवऑप्स। डेवऑप्स डेव एंड ऑपरेशन टीम के टीम मतलब डेवऑप्स से पहले डेव एंड ऑपरेशन टीम बिल्कुल आइसोलेशन में काम करती थी। जैसे मैंने वो बताया, मैं बिल्कुल अलग काम कर रहा हूँ, डेवलपर्स बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह कर सर्विस डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा मैनुअल कोड डिप्लॉयमेंट में ह्यूमन एरर्स बहुत होते थे। उन्होंने मुझे कोड दे दिया, मैंने कोड को का बिल्ड किया और मैंने उसको डाला, ठीक है, वेब एप्लीकेशन या वेब सर्वर पे। तो मैनुअल कोड डिप्लॉयमेंट में ह्यूमन एरर्स बहुत होते थे, जो कि डिवॉप्स में ऑटोमेटेड प्रोसेस है। यानी डिवॉप्स जो है बेसिकली ऑटोमेशन भी लेके आया। कोलैबोरेशन के अलावा जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था डिवॉप्स का, वो था ऑटोमेशन। डिवॉप्स एंड ऑपरेशन टीम अपने अपने टाइमलाइन पर काम करती थी। उनका डेवलपर्स का अपना टाइमलाइन है, हमारा अपना टाइमलाइन है। दोनों का टाइमलाइन सिंक नहीं होता था। बिना सिंक के एप्लीकेशन डिलीवरी बेहतर तरीके से पॉसिबल नहीं थी। तो ये रीज़न था जिसकी वजह कर डेवऑप्स ने मार्केट पकड़ा, जिसकी वजह कर डेवऑप्स काफ़ी पॉपुलर हुआ। एक केस स्टडी लेता हूँ मैं आपको, आप इस बात को समझाने के लिए। एक केस स्टडी है, प्लांट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है। एक चिप्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उसका कहना है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दो जिसमें जो मेन मॉड्यूल्स, मेन जिनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो रॉ मटेरियल को मैनेज कर सकें, जो भी रॉ मटेरियल वो चिप्स बनाने के लिए लाते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर आपको चिप बनाना है तो आपको पोटैटो या आलू खरीदना होगा किसी वेंडर से। आपको जो भी इंग्रेडिएंट है बेसिकली चिप्स बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल कहलाएंगे। रॉ मटेरियल में क्या हुआ, आलू हो गया, उसके अलावा सॉल्ट की ज़रूरत होगी, उसके अलावा आप डिफरेंट फ्लेवर्स के आपके चिप्स होते हैं, जैसे टोमेटो वाला टोमेटो फ्लेवर्ड चिप्स, तो फिर उसके लिए आपको टोमेटो प्यूरी चाहिए या टोमेटोज चाहिए। उसके अलावा आप आता है ऑनियन चीज़, तो ऑनियन और चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह के जो फ्लेवर बेस्ड जितने भी चिप्स होते हैं उनके लिए, या नॉर्मल जो भी चिप्स आप बना रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी आपकी। आपके जो इंग्रेडिएंट होंगे वो उनको रॉ मटेरियल बोलते हैं। उसके अलावा पैकेट आपको चाहिए, पैकेट भी इज ऑल्सो ए रॉ मटेरियल, जिसकी ज़रूरत है आपको चिप्स बना के रेडी करने की। तो एक रॉ मटेरियल मैनेजमेंट, यानी कि कोई भी कंपनी जो चिप्स बना रही है उसको ट्रैक करना है कि उसका रॉ मटेरियल पे क्या खर्च आ रहा है, वो क्या क्या रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, किससे किससे परचेज कर रही है, सब कुछ उसको मेंटेन करना है। तो रॉ मटेरियल मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा कि वेंडर्स होंगे, यानी एक वेंडर मैनेजमेंट होगा उसके अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर। पहले तो आप वेंडर्स को ऑनबोर्ड करेंगे, फिर वेंडर्स कैसे आप क्या क्या माल खरीद रहे हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, वो उसमें आएगा। उसकी जो पूरी साइकिल है, परचेज करना और उसको कोटेशन भेजना, उसे परचेज करना, उसकी एंट्री करना, वो सब रॉ मटेरियल मैनेजमेंट में आ गया। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो जब रॉ मटेरियल कंपनी ने खरीद लिया तो फिर वो प्रोडक्शन या आपका जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा उसको आप रॉ मटेरियल इशू करेंगे कि चलो भाई मैंने तुम्हें 50 केजी आलू दिया, यानी पोटैटो दिया, 5 केजी सॉल्ट दिया और 500 पैकेट्स दिए, और उसके अलावा जो भी इंग्रेडिएंट है, सपोज कर लीजिए आपको ब्लैक पेपर चाहिए, सपोज कीजिए आपको टोमेटो चाहिए, जो भी चीज़ें हैं आपने प्रोडक्शन टीम को आपने इशू किया। प्रोडक्शन टीम क्या करेगी, वो जो रॉ मटेरियल उसको इशू हुआ है उससे वो प्रोडक्ट बना के देगी, वो चिप्स बना के देगी, चिप्स बना के पैकेट बना के पैक करके
वो देगी कि भाई मैंने 500 पैकेट का रॉ मटेरियल लिया था, तो मैंने ये 500 पैकेट चिप्स के डिलीवर किए। अब आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिर वो आपकी जो टीम होगी, आपका जो चिप्स का पैकेट बन गया, जिसको हम फिनिश गुड भी बोलते हैं, यानी रॉ मटेरियल से हम बनाते हैं फिनिश गुड्स। जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो रॉ मटेरियल हुआ, जब चिप्स बन के रेडी हो जाता है तो उसको हम फिनिश गुड्स बोलते हैं। अब जो फिनिश गुड्स है उसका सप्लाई चेन, यानी अब आपने चिप्स बना लिया, अब वो घर पे थोड़ी ना रखेंगे, आप फैक्ट्री में थोड़ी ना रखेंगे, आप खाएंगे, खुद ही खाने के लिए थोड़ी ना बना रहे हैं, आपको मार्केट में बेचना है। मार्केट में किसको बेचेंगे? मार्केट में आपका डीलर होगा, आपका जो भी रिटेलर्स होगा, उसको आप बेचेंगे। तो जब आपका फिनिश गुड रेडी हो गया, उस फिनिश गुड्स को जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी ऑर्डर्स होंगे, जैसे किसी डीलर का ऑर्डर है कि भाई मुझे 200 पैकेट्स चाहिए, किसी का ऑर्डर है मुझे 500 आई मीन 20 पैकेट्स चाहिए। इस तरह जो आपके डीलर्स होंगे, जो आपके रिटेलर्स होंगे, उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी, उनका जो ऑर्डर होगा कि मुझे इतने पैकेट चाहिए, उनको डिलीवरी करना, यानी कि फिनिश गुड्स एक्सेप्ट करना, फिनिश गुड्स को जो भी ऑर्डर है, जो भी सेल्स का ऑर्डर आया है उस हिसाब से उसको शिप करना, ये काम होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल होगा जहाँ पर सप्लाई चेन की टीम जो है वो फिनिश गुड का स्टॉक लेगी, फिर उस स्टॉक्स में सेल्स के जो ऑर्डर होंगे उस ऑर्डर को वो शिप करेगी कि ए बी सी नाम का एक रिटेलर है जिसको मैंने 500 पैकेट्स बनाए हैं, टोटल 500 पैकेट का मेरे पास स्टॉक है। ए बी सी नाम के एक डीलर है जिसको मुझे 400 पैकेट भेजने हैं या 300 पैकेट भेजने हैं। 300 एबीसी रिटेलर को भेजने हैं। एक्स वाई जेड नाम का एक रिटेलर है जिसको 50 पैकेट भेजने हैं। एक और कोई रिटेलर है जिसको मुझे 20 पैकेट भेजने हैं। कितना हो गया? 3 प्लस 50 प्लस 20, सो 370 पैकेट्स मैंने मैंने जो है वो बेच दिए, वो सेल कर दिए, वो डिलीवर कर दिए। मेरे पास 130 पैकेट्स बच रहे हैं। तो ये सारा जो मैनेजमेंट पूरा प्लांट को, उसके प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट है। रॉ मटेरियल मैनेजमेंट उसमें होना चाहिए, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन मैनेजमेंट वो कर सके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर सके, और फिर इन सब का जो है खर्चा, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, यानी कि कंपनी का जो बेसिकली कैपिटल है, और उसके बाद कंपनी ने जो रॉ मटेरियल्स परचेज किए हैं, ऑब्वियसली तो इसमें अकाउंटिंग और फाइनेंस तो आ ही रहा है। यानी आपने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा, उसको आपने पे किया, फिर आपने फिनिश गुड्स बनाया, यानी चिप्स के पैकेट रेडी किए, फिर उनको बेचा, फिर उनसे पैसे हासिल किए। तो आपने जो पैसे लगाए और आपने जो माल बेच के पैसा हासिल किया, उसमें आपका क्या प्रॉफिट लॉस है, वो सारी चीज़ें फिर आपके अकाउंट्स एंड फाइनेंस में आ जाती है। तो एक कंपनी की छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट है फिलहाल के लिए, बाकी भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। आप एक तरह का ईआरपी समझ लें, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टाइप का एक सॉफ्टवेयर समझ लें, जिसमें उनको ये सारे रिक्वायरमेंट है उनकी। तो अगर किसी कंपनी को ये सॉफ्टवेयर बनाना हो और ये पूरा सॉफ्टवेयर एक बार में डिलीवर करना हो, वो बहुत वक्त लग जाएगा, और तब तक के लिए वो कंपनी बैठ नहीं सकती है। ठीक है, यानी कि जो आपका जो कस्टमर है वो चुपचाप नहीं बैठ सकता है कि भाई तुम हमें सारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट करके मुझे दोगे तो फिर मैं अपना धंधा स्टार्ट करूंगा, फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो एजाइल ने इसको बहुत आसान कर दिया। एजाइल ने क्या बोला, ठीक है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर उसके बेचने तक, और उसकी अकाउंटिंग की जो सारी जो भी फंक्शनलिटीज हैं वो आपको इस सॉफ्टवेयर में चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम आपकी रिक्वायरमेंट को ब्रेक करते हैं मॉड्यूल वाइज। तो पहला है रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट का, फिर प्रोडक्शन का, फिर सप्लाई चेन का, फिर अकाउंट्स एंड फाइनेंस का। तो इन्होंने क्या किया, जो भी कंपनी है वो क्या करेगी, जो एजाइल मेथोडोलॉजी पर काम करती है, वो क्या करेगी, वो इन मॉड्यूल वाइज वो काम करना स्टार्ट करेगी। मॉड्यूल वाइज वो रिक्वायरमेंट लेगी, डिजाइन करेगी, कोड करेगी, डिप्लॉय करेगी, रिलीज करेगी, जो पूरा प्रोसेस है एसडीएलसी का वो फॉलो करेगी हर एक मॉड्यूल पर। तो पहले वो क्या करेगी, वो रॉ मटेरियल का एक मॉड्यूल बनाएगी, जिसमें वो वेंडर्स को मैनेज करेगी, जिनसे आपका आपका रॉ मटेरियल परचेज करेंगी कंपनियां। जो कंपनी चिप्स की कंपनी है वो किसी न किसी मार्केट में किसी न किसी वेंडर से वो रॉ मटेरियल परचेज करेगी, आलू परचेज करेगी, सॉल्ट परचेज करेगी, पेपर परचेज करेगी, टोमेटो परचेज करेगी। तो वो यानी कि वेंडर का मैनेजमेंट, कौन सा वेंडर कौन कौन से आइटम्स इनको सप्लाई कर रहा है, उसके क्या प्राइसेस हैं, कितने लिए गए हैं, स्टॉक कितना है, वो सब जो है रॉ मटेरियल मैनेजमेंट में आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या आएगा, सप्लाई चेन में क्या आएगा, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में क्या आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो मॉड्यूल वाइज जो है एप्लीकेशन
डिलीवर होगा कस्टमर को। तो ये फर्क आप देख लीजिए वाटरफॉल मॉडल का और एजाइल मॉडल का। वाटरफॉल में इसमें इस एप्लीकेशन को बनाने में 2 साल लगेंगे शायद, लेकिन अजाइल में जो है वो प्रोग्रेस दिखेगा। आपने रॉ मटेरियल मैनेजमेंट बना के डिलीवर किया, फिर आपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट बनाया, उसको डिलीवर किया, सप्लाई चेन को डिलीवर किया, अकाउंट्स को डिलीवर किया, और ये सब आपस में आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। वो एक मुकम्मल ईआरपी हो गया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जिसको कहते हैं, ईआरपी सॉल्यूशन हो गया कंपनी के लिए। तो ये फर्क है अजाइल और वाटरफॉल का, जो कि हमने इसके स्टडी से समझा। नेक्स्ट है CI/CD। व्हाट इज CI/CD? देखिए, CI&CD स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी या कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या है? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन इज ए मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस इन विच इंक्रीमेंटल कोड चेंजेस आर मेड फ्रीक्वेंटली। ठीक है, जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसमें जो भी आप जैसे आपने एक मॉड्यूल बनाया, उस मॉड्यूल में कुछ फंक्शनलिटी ऐड की, तो वो उसका जो है वो एक इंक्रीमेंट हो गया। आपने जो भी फंक्शनलिटी डेवलप की थी उसमें कुछ और फंक्शनलिटी ऐड की, तो आपने एक इंक्रीमेंटल कोड चेंज किया, जो कि बेसिकली कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन प्रैक्टिस माना जाता है या कहा जाता है। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस डिलीवरी। Continuous delivery is the automated delivery of completed code to environment like testing and development. आपने जो चेंजेस किए उस चेंजेस के साथ वो जो वो जो कोड है वो उठा के दे दिया गया टेस्टिंग टीम को, टेस्टिंग टीम ने उसकी टेस्टिंग की, तो वो हो गया कंटिन्यूस डिलीवरी, द ऑटोमेटिक डिलीवरी ऑफ कंप्लीटेड कोड टू एनवायरनमेंट लाइक टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। टेस्टिंग टीम ने उसको चेक किया, जो भी हुआ ठीक है, टेस्टिंग ने कहा हाँ जी ओके है। फिर नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस डेवलपमेंट। फिर every changes that passes the automated test is automatically placed in the production। ये सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, यानी कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें कुछ और ऐड किया, जैसे आपने पहले क्या था, रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट का आपने रेडी कर लिया, अब उस रॉ मटेरियल मैनेजमेंट में आपने एक और मॉड्यूल ऐड किया, यानी कि वो ईआरपी जो आप बना रहे हैं पूरा कंप्लीट, उसमें आपने रॉ मटेरियल का वाला दे दिया, फिर आपने उसमें एक फंक्शनलिटी ऐड करी प्रोडक्शन वाली। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जो बिल्ड जाएगा वो जाएगा रॉ मटेरियल प्लस प्रोडक्शन। आपका अब जो क्लाइंट को सॉफ्टवेयर दिखेगा, जो फंक्शनलिटीज दिखेंगी उसमें दिखेंगे रॉ मटेरियल प्लस प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट टाइम जो जाएगा उसमें रॉ मटेरियल प्लस प्रोडक्शन प्लस सप्लाई चेन। तो इस तरीके से आप जो हर बार जो आइटरेशन में सॉफ्टवेयर जो आप डिलीवर कर रहे हैं वो बेसिकली इसी पाइपलाइन के थ्रू जाता है, CI/CD पाइपलाइन के थ्रू। आप देख रहे हैं कोड एंड बिल्ड, आपने कोडिंग करी, बिल्ड की, उसको वो है एजाइल डेवलपमेंट। आप छोटे छोटे चंक में जो है आप कोडिंग कर रहे हैं, उसका बिल्ड बना रहे हैं, वो हो गया एजाइल डेवलपमेंट। फिर उसको आप इंटीग्रेट करते हैं और टेस्ट करते हैं, तो वो हो गया कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ से यहाँ तक कोड बिल्ड इंटीग्रेट टेस्ट तक ये हो गया कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। फिर जब जब उसकी टेस्टिंग हो गई, तो अब वो आप उसको आपने देखा कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी टेस्टिंग वेस्टिंग करनी थी हमने टेस्ट कर लिया, नाउ इट इज रेडी टू रिलीज। तो अब जो यहाँ से यहाँ तक की जो का जो वो है वो कहलाएगा कंटिन्यूअस डिलीवरी, रिलीज कर दिया आपने। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। अब डिलीवरी का मतलब हो गया टेस्टिंग वेस्टिंग हो गया, सब कुछ हो गया, रेडी हो गया, अब उसको डिप्लॉय करना है। आप कहाँ डिप्लॉय करना है, क्लाइंट साइड पे आपने डिप्लॉय किया, ये हो गया कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। और ये जो पूरा प्रोसेस है अजाइल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, CI/CD, ये जो है ये बेसिकली डेवऑप्स का पार्ट है, यानी कि CI/CD इज ए पार्ट ऑफ डेवऑप्स। सो ये पूरा जो प्रोसेस है ये डेवऑप्स है, और इसमें जो ये जो आपकी एक्टिविटीज है इंटीग्रेट करने की, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, वो है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। फिर आपकी रिलीज करने वाली है वो डिलीवरी तक है, और फिर आप फाइनली जब डिप्लॉय करते हैं तो वो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कहलाता है। इन ए नटशेल, CI is a set of practices performed as a developers performed as developers are writing code, and CD is a set of practices performed after the code is completed। तो CI/CD, ठीक है, CI is a set of practices performed as a developer are writing codes। जो डेवलपर्स कोड लिख रहे हैं, यानी कि जो भी वो पिछला जो भी सॉफ्टवेयर का पैकेज है उसमें वो कुछ कोड एडिशन कर रहे हैं, कुछ फीचर्स ऐड कर रहे हैं,
और उसको फिर वो उसको एक बंडल बना के फिर आगे भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। तो वो बेसिकली CI है, यानी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है। फिर नेक्स्ट आता है CD। CD में आपने देखा, CD में दो चीजें हैं, एक है डिप्लॉयमेंट, एक है डिलीवरी। तो डिलीवरी हमने देखा, डिलीवरी क्या है, हमने देखा कि टेस्टिंग इन्वायरमेंट को जो इंटीग्रेटेड, जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, यानी कि जो आप दो जो कोड में कुछ भी चेंजेस नया करके जब आगे भेज रहे हैं टेस्टिंग के लिए, वो हो गया आपका कंटिन्यूस डिलीवरी। और फिर जब सब कुछ रेडी हो जा रहा है, हाँ आप मेरा कोड राइट कर लिख दिया, आपके कोड बिल्कुल टेस्टेड है, नाउ दिस इज रेडी टू बी शिप्ड, नाउ दिस इज रेडी टू बी डिलीवर्ड, तो फिर आप उसको डिप्लॉय करते हैं क्लाइंट साइड पर। उसको बोलते हैं कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो डेवसेकऑप्स वर्सेस सेकडेवऑप्स है। हमने देखा होगा, कई बार हमें ये वर्ड कंफ्यूज भी करता है, कभी हम देखते हैं इसको डेवसेकऑप्स, कभी हम सुनते हैं डेवसेकऑप्स। तो डेवसेकऑप्स और सेकडेवऑप्स में फर्क क्या है? डेवसेकऑप्स जो है वो फोकस करता है, DevSecOps focus on integrating testing tool into your development pipeline. However, the focus on tool loses the project context and introduce a trade-off between speed and security. देखिए, जब वाटरफॉल मॉडल में क्या हुआ करता था, हमें एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाना होता था, कंप्लीट सॉफ्टवेयर रेडी हो गया, फिर हम लास्ट में उसकी टेस्टिंग करते थे, जो भी सिक्योरिटी टेस्टिंग वगैरह होती थी वो हम करके वो सॉफ्टवेयर डिलीवर करते थे। उस केस में क्या होता था कि कई बार जो है सिक्योरिटी जो है वो ओवरलुक्ड हो जाती थी, और बाद में उसकी जो सिक्योरिटी के जो कंसर्न होते थे वो बाद में डिलीवरी के बाद पता चलते थे कि यहाँ पर ये छूट गया, यहाँ पर ये बग्स हैं, यहाँ पर ये वल्नरेबिलिटीज हैं। डिवॉप्स जब आया तो डिवॉप्स ने क्या किया, डिवॉप्स ने बेसिकली इसमें कोई रिवॉल्यूशन नहीं लाया था। डिवॉप्स ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी में रिवॉल्यूशन लाया था। उसने क्या किया था कि उसने बड़े सॉफ्टवेयर की जगह छोटे छोटे चंक में सॉफ्टवेयर तोड़ के बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे भी डेवसेकऑप्स यानी कि डिवऑप्स के केस में भी जो सिक्योरिटी का जो पार्ट था ना, वो आता था कब आता था टेस्टिंग साइड में। जब जब आप देख रहे हैं, देखिए ये टेस्ट जब आते थे, जब टेस्ट के साइड में आते थे, यानी कि जब आप टेस्टिंग स्टेज में पहुंचते थे, तब आपको सिक्योरिटी की याद आती थी। अच्छा, टेस्टिंग में आ गए, अब हमें इस एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग क्या करनी है, जो भी आपके सैस डैस्ट, जो भी आपके सिक्योर कोडिंग रिव्यू, सिक्योर कोड रिव्यू वगैरह जो भी करना होता था, वो सब इस फेज में होते थे, टेस्ट फेज में होते थे। सेक डेवऑप्स जो है वो बिल्कुल उसका उल्टा है। सेक डेवऑप्स क्या है, वो क्या करता है, वो टेस्ट फेज का वेट नहीं करता है। वो उसका कहना है, सेक डेवऑप्स का जो कंसेप्ट है वो ये है कि मुझे सिक्योरिटी को इंटीग्रेट करना है हर फेज में। SecDevOps is a software development and deployment process that places security as the first step in the life cycle. हमें सिक्योरिटी की याद टेस्ट फेज में जाने के बाद नहीं आएगी, हमें सिक्योरिटी की याद फ्रॉम द डे वन आएगी, जब हम उसको डिजाइन कर रहे होंगे एप्लीकेशन को। मतलब जब हम रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, रिक्वायरमेंट के वक्त से हमें ध्यान में रखना होगा कि इस तरह के रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या क्या सिक्योरिटी, इस तरह के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, उनकी क्या क्या सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होगी। फिर डिजाइन फेज में उसी का ध्यान रखा जाएगा, फिर कोडिंग उसी के अकॉर्डिंग की जाएगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग उन सब सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रख के कोडिंग की जाएगी, उसका बिल्ड तैयार किया जाएगा, फिर उन सबको ध्यान में रखकर सिक्योरिटी टेस्टिंग भी होगी, फिर रिलीज मेंटेन इन एवरी स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये सेक डेवऑप्स जो है सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। और यहीं से स्टार्ट होता है, जब सेक डेवऑप्स का कंसेप्ट आता है, तब कंसेप्ट आता है SSDLC का। इससे पहले SDLC था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अजाइल आने की वजह कर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया था, और अजाइल का एक बहुत बड़ा हाथ था डेवसेकऑप्स को बेसिकली डेवऑप्स को इवॉल्व करने में। ठीक है, तो ये फर्क है डेवसेकऑप्स और सेक डेवऑप्स का। यानी कि डेवऑप्स के केस में सिक्योरिटी की याद आती है टेस्टिंग फेज में जाके। सेक डेवऑप्स का कहना है कि नहीं, मुझे सिक्योरिटी का ख्याल रखना है हर एक फेज में। फ्रॉम द बिगनिंग आई एम गोइंग टू कंसीडर सिक्योरिटी aspect
ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एपसेक इन क्लाउड। देखिए हम जो भी पढ़ रहे हैं, हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है इस यानी सीसीएस के में, वो उसका मकसद ये नहीं था। एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो है वो क्लाउड का पार्ट नहीं है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी तब भी था जब क्लाउड नहीं था। हमारा पढ़ने का मकसद ये है कि क्लाउड आने के बाद जब हम क्लाउड में एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, एप्लीकेशन की डिलीवरी कर रहे हैं, तो क्लाउड में हमारा क्या कंसर्न है, क्या इश्यूज है एप्लीकेशन सिक्योरिटी को लेकर। तो threat modeling is very vital for application security in cloud because of the change in security model in cloud. Threat modeling जो है उसका कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है क्लाउड में। क्यों? कि क्लाउड में जो है वो आपका जो सिक्योरिटी मॉडल है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मॉडल है, मतलब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है, जहाँ सारी जिम्मेदारियाँ आपकी नहीं होती हैं। तो कुछ सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की होती हैं, कुछ आपकी होती हैं। तो जब आप थ्रेट मॉडलिंग कर रहे होंगे तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो पार्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के कंट्रोल में है, उससे रिलेटेड क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, वो थ्रेट मॉडलिंग करते वक्त आपको ध्यान रखनी होगी। इसलिए थ्रेट मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लाउड के केस में। यानी क्लाउड के केस में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के केस में जो है वो थ्रेट मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या आप कह सकते हैं थ्रेट मॉडलिंग का जो इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है क्लाउड के केस में। द क्लाउड एंड डिवॉप्स गो हैंड इन हैंड। क्लाउड और डिवॉप्स, क्लाउड आने के बाद डिवॉप्स का कुछ ज़्यादा ही जो है जो क्लाउड, आप ये कह सकते हैं कि डिवॉप्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गया क्लाउड आने के बाद। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लाउड से पहले की बात करें, अगर आप अमेजोन और एज्योर और गूगल से पहले की बात करें, जब हम अपने ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिवॉप्स का इस्तेमाल करते थे, तो उस वक्त बहुत लिमिटेड हमारे पास चीज़ें थी, बहुत लिमिटेड टूल्स थे हमारे पास। अगर मैं बात करूँ, आप यूज़ करते थे शेफ, पपेट, बैम्बू, ठीक है, ये सब टूल का इस्तेमाल होता था जो मोस्टली ओपन सोर्स टूल्स होते थे, जिनको डिप्लॉय करना, जिनका इस्तेमाल करना, जिनकी ट्रेनिंग, मतलब वो कैसे काम करेंगे, वो सब आपके लिए बहुत मुश्किल था। सब कुछ आपको खुद करना पड़ता था। तो बहुत लिमिटेड मतलब लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी डेवॉप्स के लिए जब हम क्लाउड नहीं था, जब ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था। डेवॉप्स क्लाउड आने के बाद डेवॉप्स में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। अब आप देखिए, अब आपको जो है ओपन सोर्स टूल पे ही मुनहसर नहीं होना पड़ता है। अगर आप जाएंगे एज्योर के पास, तो उसके पास अपने पूरा एज्योर के पास डिवॉप्स का पूरे टूल्स हैं, उसके खुद के टूल्स हैं। मतलब एज्योर को डिपेंड नहीं होना पड़ेगा शेफ, पपेट और बैम्बू वगैरह के लिए। उसके पास खुद के टूल्स हैं, उसने खुद का जो है पूरा डिवॉप्स टूल बना रखा है। अमेजोन पे जाएं या AWS पे जाएं, उसका खुद का टूल्स है, उसकी खुद की पाइपलाइंस है, CI/CD पाइपलाइंस के टूल्स हैं। तो उससे डिवॉप्स के मतलब क्लाउड के आने से डिवॉप्स में भी बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन आया। और जो है इस वजह कर जो आप देखेंगे कि डिवॉप्स जो है वो क्लाउड को बहुत ज़्यादा सूट करता है। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि क्लाउड को डिवॉप्स बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। नेक्स्ट आता है, यानी कि नेक्स्ट आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स ऑटोमेशन ऑफ वेरियस टास्क such as deployment and scaling, allowing DevOps team to work more efficiently. क्लाउड के आने की वजह कर आपका बहुत सारे टास्क थे, जैसे कि डिप्लॉयमेंट हो गया, स्केलिंग हो गया, ये सब जो है इससे डिवॉप्स टीम को बहुत आसानी हो जाती है। यानी पहले अगर डिवॉप्स टीम को स्केल करना था, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करना है, तो बहुत बड़ा प्रोसेस था। आप भी समझ ही रहे हैं। जब आप ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, आपको स्टोरेज बढ़ाना है, तो वो कितना बड़ा सरदर्द हुआ करता था। आज क्लाउड के केस में क्या है, स्केलिंग करनी है, स्टोरेज बढ़ाना है, फौरन फौरन बढ़ जाएगा। तो डिवॉप्स टीम के लिए बहुत आसान हो गया आज के डेट में काम करना, यानी क्लाउड के एनवायरनमेंट में काम करना। द राइज ऑफ माइक्रो सर्विसेज, आपको पता है पहले जो हमारे सॉफ्टवेयर होते थे वो मोनोलिथिक हुआ करते थे। यानी कि उनका मतलब अगर दो सॉफ्टवेयर है और मैं चाहता हूँ कि दोनों सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर दूं, तो ये आसान नहीं था, पहले पॉसिबल नहीं था, कई बार तो पॉसिबल भी नहीं था। बट आप देख रहे हैं, आप आज के डेट में माइक्रो सर्विसेज हैं, API बेस्ड इंटीग्रेशन है। तो आप कई बार आप 3 डिफरेंट एप्लीकेशन लेते हैं और तीनों डिफरेंट एप्लीकेशन को अगर आपको कनेक्ट करना है, आप API के थ्रू इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये पॉसिबल हुआ क्लाउड आने से। मतलब API का जो मेन
इवोल्यूशन है एपीआई का जो इतना मतलब मार्केट जो बना है वो है क्लाउड के आने के बाद। क्लाउड आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा सूट करता है एपीआई बेस्ड या माइक्रो सर्विस बेस्ड डेवलपमेंट को। When possible, use event-driven security to automate detection and remediation of security issues. Event-driven security यानी कि किसी इवेंट पर अगर ऐसा कुछ होता है, इस इवेंट पर इस तरह का जो है मुझे अलर्ट आना चाहिए। तो ये पॉसिबल हुआ क्लाउड आने के बाद। क्यों? क्योंकि पहले सिंगल सॉफ्टवेयर हुआ करता था, इंटीग्रेशन नहीं हुआ करता था। आज की डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने इंटीग्रेट कर दिया, आपके डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन सब आपस में इंटीग्रेटेड है। तो अगर आपको लगता है कि इस सॉफ्टवेयर में ये इवेंट जनरेट हुआ है तो उसकी वजह ये हो सकती है, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि कोई इवेंट जनरेट हो, कोई अलर्ट आ जाए, तो वो बहुत आसान है आज की डेट में। ये सब पॉसिबल हुआ है क्लाउड के आने की वजह कर। तो ये फर्क है क्लाउड के केस में। उसके अलावा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे क्लाउड के केस में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी, पीटी करनी है तो बहुत आसान हुआ करता था। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना है आपको बहुत आसान हुआ करता था। आपने एक बार में सारे आप आईपी स्कैन पे लगा दिए, आपने पूरा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपने स्कोप पे दे दिया पीटी के, और उन्होंने स्कोप में लेके उसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की। आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है, मतलब क्लाउड के केस में इतना आसान नहीं है। अगर आपको पीटी करनी है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको असेसमेंट भी करना है यानी कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि जो क्लाउड है यानी आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग ना समझ के उसको ऐसा लगे कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मेरे सर्विसेज पर अटैक हो रहा है, तो वो उनको रोक दे या उन पे कोई एक्शन ले ले। तो आपका जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो आपका बेसिकली गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो सिक्योरिटी असेसमेंट में कुछ मतलब उतना फ्रीली नहीं कर सकते ऑब्वियसली, या क्योंकि वहाँ पे मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट है, और भी मतलब कस्टमर्स के टेनेंट्स हैं वहाँ पर। तो ये सब कुछ कुछ चेंजेस हैं जो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आती हैं। किस केस में? क्लाउड के केस में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे इस डोमेन पे, एप्लीकेशन सिक्योरिटी डोमेन पर। In which of the 5 main phases of secure application design and development you perform threat modeling? Threat modeling कहाँ करते हैं? डिजाइन फेज में, प्लान फेज में, टेस्ट में, बिल्ड में? टेस्ट में नहीं, स्टार्ट बिल्ड में ऑब्वियसली नहीं, ये बिल्कुल लेटर का स्टेज है। जो हम थ्रेट मॉडलिंग करते हैं ना वो डिजाइन फेज में करते हैं। जब हम आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे होते हैं तभी हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन को, हमारे जो एप्लीकेशन है वो उनको कहाँ कहाँ पर थ्रेट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर थ्रेट आ सकता है। उसकी जो थ्रेट मॉडलिंग होती है वो डिजाइन फेज में होती है। सो द राइट आंसर विल बी डिजाइन। Next question है, which of the following framework is used in the industry to describe a series of security activities during all phases of application development, deployment and operation? ITIL, SOC 2, FIPS, SSDLC? ITIL बिल्कुल भी नहीं है, SOC 2 बिल्कुल नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, FIPS भी इससे रिक्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है। अब तक जो हमने डिस्कस किया उसमें जो रिलेटेड है वो है SSDLC, यानी कि सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो फेजेस है, जो फेज है बेसिकली 5-6 फेज है। हर फेज में सिक्योरिटी को इंटीग्रेट कर देना, हर फेज में सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं, लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं, हर फेज में सिक्योरिटी को घुसा देना, डाल देना कि भाई सिक्योरिटी की दखलंदाजी हर फेज में होगी, हर फेज को में सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा, उस फेज की सिक्योरिटी के बारे में सोचा जाएगा, या उस फेज में सिक्योरिटी के क्या कंसर्न हो सकते हैं वो सोचा जाएगा। दैट इज कॉल्ड SSDLC। सो दैट इज ऑल फ्रॉम लेक्चर 15। हमने कंप्लीट कर लिया एप्लीकेशन सिक्योरिटी यानी कि डोमेन 10।
In next lecture, we will discuss about domain 11. See you.